नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप ये सबसे बड़े वॉर क्रिमिनल हैं। नेतन्याहू के खिलाफ तो वैसे बाजाबता नोटिस निकला हुआ है वॉर क्रिमिनल के रूप में, और उनकी गिरफ्तारी को भी लेकर के चर्चा हो रही थी। पुतिन के बारे में भी वॉर क्रिमिनल का मैं संदेश है पूरी दुनिया में। तो आपको लग रहा होगा कि ये लोग वॉर क्रिमिनल हैं, यही मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका अजीब तरह का देश है। वो लगातार झूठ बोलता है और झूठ बोल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जो लेबर पार्टी के नेता थे, लेबर पार्टी की सरकार जब थी तब वो प्रधानमंत्री थे। टोनी ब्लेयर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कुछ दिन पहले। आपको मालूम होगा, एक दो साल, 2-3 साल पहले माफी मांगी थी कि इराक पर जो वॉर किया, इराक पर जो हमला किया, सद्दाम हुसैन को तो मौत के घाट उतारा, वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, भूल थी। गलत लड़ाई को उन्होंने अंजाम दे दिया। लेकिन अमेरिका ऐसा कभी नहीं कहता। अमेरिका वियतनाम में गया, अमेरिका अफगानिस्तान में गया, अमेरिका अभी वेनेजुएला में गया, अमेरिका अभी धमकी दे रहा है डेनमार्क और ग्रीनलैंड की, क्यूबा की। इस सब पर अमेरिका धमकी देता जा रहा है। और अगर यूक्रेन को भी कोई समर्थन कर रहा है तो बिना अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन एक दिन भी युद्ध में टिक नहीं सकता है रसिया के खिलाफ। तो वहां भी अमेरिका मौजूद है। यूरोपियन यूनियन की कोई औकात नहीं है। 65%, 65% जो बैकअप है वो अमेरिकन बैकअप है यूरोपियन यूनियन को, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन की बाह मरोड़ता रहता है अमेरिका। और ट्रंप बड़े चढ़ करके, चौड़े होकर के कहते रहते हैं, अरे यार तुम्हारी क्या औकात है। तुम सबको मैंने कहा था, तुम जितने 27-32 देश हो सबको मैंने कहा कि 5-5% का कंट्रीब्यूशन करो, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वो भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। पैसा हम दें, आर्म्स एम्यूनिशन हम दें, लड़ाई हम लड़ें, नाटो को पूरा पालें हम, और बात हम तुम्हारी सुनेंगे। इसीलिए जब ग्रीनलैंड और डेनमार्क लेने की बात हो रही थी तो यूरोपियन यूनियन ने थोड़ी अपनी बाहें दिखाई, खासतौर से फ्रांस और जर्मनी ने। बाद में इटली ने भी कहा। लेकिन ये जो बाह दिखा रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अरे चुप रहो। जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो तो अद्भुत था, बहुत ही हास्यास्पद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक गॉगल्स लगा करके गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को पूरी तरह से नफरत करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। लगातार वो नफरत करते थे क्योंकि वो कहते थे कि ये जो कॉर्पोरेट एलीट है वो इकट्ठा होते हैं और वो कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया को, इसलिए उनको का विरोध करते रहते थे। एलन मस्क भी नहीं आते हैं जनरली। एक दो बार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया है, लेकिन अक्सर वो आते नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो गॉगल्स लगा करके तुम बड़ी बड़ी बात बोल रहे हो, ये बोलना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी हम सैंक्शन करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। तो अमेरिका अपने पागलपने को छुपाता नहीं है। लेकिन आपको और हमें सबको ये लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये पागलपन है, डोनाल्ड ट्रंप ये पागलपना कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये पागलपना नहीं कर रहा है, और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है, ना ही कोई अन्य देश इसे कह रहा है कि ये पागलपन करो। एक शख्स है, ऐसा पागल, ऐसा मूढ़, ऐसा बेवकूफ, ऐसा साइकोपैथ आपको धरती पर नहीं मिलेगा। ये वही शख्स है जिसने भारत के खिलाफ कहा कि 500% का टैरिफ लगा दीजिए हुजूर। और इस तरह से साइकोपैथ है, इसके पूरे चेहरे से आपको लगेगा कि वो बहुत बड़ा साइकोपैथ है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की। 70 साल के हैं लिंडसे ग्राहम। चेहरे से ही आपको दिख जाएगा कि ये व्यक्ति साइकोपैथ बहुत शानदार हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइकोपैथ है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इनको कैरी करके चलते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोई कोई सामान हाथ से रखना चाहे तो ये फौरन पकड़ लेता है। ये इस प्रकार का व्यक्ति है। आपने याद देखा होगा कि पिछली बार जब ये एयर वन से, जो एयरफोर्स वन है, राष्ट्रपति का प्लेन, हवाई जहाज, उसमें जब इसको बिठा करके ले जा रहा था तो पत्रकारों ने इनको पूछा भारत के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहा था कि पीछे से सलाह दे रहा था, हाँ, भारत के ऊपर हम देखेंगे, ये करेंगे।
सच्ची बात यह है कि भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने की सलाह इसी शख्स ने दी थी, लिंडसे ग्राहम ने। और मित्रों, लिंडसे ग्राहम ही वो शख्स है, वो मास्टरमाइंड है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रेन को वॉश कर दिया और कहा कि आपको अगर ईरान को कब्जे में लेना है, तो बिना ईरान पर हमले के रास्ता साफ नहीं होगा। मल्टीपल विजिट किया इसने वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का, और आखिरी बार जो दौरा किया वो इजराइल के साथ किया और सऊदी अरबिया के साथ किया। ये इस प्रकार का व्यक्ति है आप हैरान हो जाएंगे। ये कितना निकृष्टतम स्तर का ये व्यक्ति है, लिंडसे ग्राहम। ये सैडिस्टिक प्लेजर लेता है। बच्चों के, लोगों के मौत से कोई लेना देना नहीं। बातचीत के रास्ते से कुछ समाधान हो सकता है। खamenei बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार था, लेकिन ये बातचीत करने के लिए तैयार होने के मूड में नहीं था। ये डोनाल्ड ट्रंप को जाकर के यही सलाह दे रहा था कि ईरान पर हमला किए बगैर, ईरान को नस्तानाबूद किए बगैर ईरान से बातचीत नहीं हो सकती है। अब ईरान को तबाह कर दो। जो हालिया जो वीडियो और फोटोग्राफ्स आ रहे हैं मित्रों, उसमें सिविलियन पर अटैक हो रहे हैं। तेहरान जैसे शहरों में जो गैस पाइपलाइन है, उसमें आग लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है मित्रों कि वहां पर अब सिविलियन, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, ईरान की जो टोटल आबादी है वो 90 मिलियन के आसपास है, 9 करोड़ के आसपास। अब ये 9 करोड़ की आबादी में जो टोटल पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट, अधेड़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन 30 से 35 वर्ष की जो आयु है, ये वहां की बहुतायत जनसंख्या है। अधिक आबादी जो है वो 30 से 35 वर्ष के आयु के हैं, तो एक प्रकार से युवा ईरान है और बूढ़ों की संख्या बहुत कम है। इस युवा ईरान को, जो आपके लिए कैपिटल हो सकता था, उसको आप विध्वंस कर रहे हैं। इसमें ईरान की भी गलती है। आप ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लामिस्ट स्टेट आप बनाते जाएंगे और अपने पड़ोसी देशों को भी मजबूर करेंगे कट्टरता के रास्ते पर जाने के लिए, तो बहाना तो मिलेगा अमेरिका को। अमेरिका, ईरान कट्टर है, नॉन कट्टर है, इससे अमेरिका को क्या लेना देना? क्या लेना देना? आपने इराक के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया और ये दोनों, इंग्लैंड और अमेरिका दोनों मिलकर के, ये जो माफिया हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, दोनों इलाके के, इंग्लैंड के, अमेरिका के और फ्रांस के जो फ्रॉडस्टर हैं, जो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं मित्रों, ये सारे फ्रॉडस्टर ने मिलकर के नैरेटिव बनाया कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वहां ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन है इनके पास, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये नहीं कहा इराक में। कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास और इसलिए हमको सद्दाम हुसैन को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। इराक एक सुन्नी स्टेट था, ईरान और इराक में वॉर हो रहा था, लेकिन ईरान जिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो पहाड़ी भी इसे ईरान को मजबूत कर रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ये ईरान और अमेरिका का वॉर एक्सेलरेट करता है, क्योंकि ईरान और इराक के बीच में जो युद्ध होता था, अगर आप मिसाइल को छोड़ दें, तो पैदल सेना से जो, अगर आप सैनिक जमीन पर उतर करके युद्ध करता है, तो वैसी परिस्थिति में ईरान को एक बुनांजा प्राप्त है, क्योंकि पहाड़ियों से घिरा हुआ है ईरान और उन पहाड़ियों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। 3-3 हजार फीट की ऊंचाई के वो पूरे जो पहाड़ी जोन है, वो 3-3 हजार फीट के हाइट का है। अब उसको सामान्य तरीके से पास करना, और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मजबूत चट्टानी इलाका है ये कोई मिट्टी के चट्टान नहीं है, जैसे कि भारत में अगर आप जाएंगे जो पूर्वी भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह में आप चट्टान तो बहुत पूरा ऊपर ऊपर का मिलेगा, लेकिन वो मिट्टी के पहाड़ होते हैं। वहां ऐसा नहीं है, बहुत ही सख्त पहाड़ है और वो जो पूरा रीजन है, उससे ईरान बीच में सुरक्षित अपने को पाता। अब यही ईरान तो पर्शिया था जो अब खत्म होने जा रहा है। ये शक है मित्रों कि आने वाले दिनों में कहीं ईरान नस्तनाबूद ना हो जाए, ईरान तहस-नहस ना हो जाए, ईरान बर्बाद ना हो जाए। लेकिन ईरान की बर्बादी का जो चैप्टर लिखा, वो लिंडसे ग्राहम ने लिखा मित्रों। और ये लिंडसे ग्राहम लगातार अभी यात्रा कर रहा था मिडल ईस्ट का, इज़राइल आया और अभी कुछ दिन पहले ये एमबीएस से मिलकर के गए हैं, मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान को, जो सौदी के प्रिंस हैं, उनसे मुलाकात करके गए हैं।
और अब जो हालिया बयान आया है लिंडसे ग्राहम का, सबसे जो ताजा बयान है, वो धमकी है सऊदी अरबिया को कि साहब अगर तुम हमारे साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं हुए, तो तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सऊदी अरबिया और अमेरिका के बीच में रिश्ता क्या है? आप हैरान हो जाएंगे कि यूरोपियन नेटो के अलावा जो मोस्ट प्रेफर्ड नेशन है, जो नेटो की कैटेगरी में ही आता है, मतलब जो सामरिक स्थिति से जिसको सबसे ज्यादा रिलेशनशिप है, वो है सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ। एक ऐसा अलाई है सऊदी अरबिया जो नेटो के बाद एक्सटेंडेड नेटो आप सब मान लीजिए सऊदी अरबिया है। उस सऊदी अरबिया को लिंडसे ग्राहम धमकी दे रहा है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आते हो, ईरान के वॉर में हमारे साथ शामिल नहीं होते हो, तो तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। स्थिति ऐसी हो गई है मित्रों पूरे मिडिल ईस्ट में कि जितने सुन्नी देश हैं, उनको भी ये लग रहा है कि अमेरिका किसी का नहीं है। आज उसने ईरान को अगर तबाह कर दिया, तो कल हमारी भी बारी आएगी। सऊदी प्रिंस हो या यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रिंस हो, वो सबको लग रहा है, ओमान के, कतर के, दुबई के, सबको अब ये लग रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो 7 देश हैं, उन सबको ये लग रहा है कि अगला निशाना हम हैं। और इज़राइल उधर सबसे पहले कह चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उनके निशाने पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान समझ लीजिए आज नहीं तो कल पाकिस्तान में बहुत भयंकर हलचल है। पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर का इलाका जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का है, वो ऑलरेडी एडवांस हो चुका है। तालिबानी एंटर कर रहे हैं लगातार, बलूच आर्मी एंटर कर रहा है। तो वो पाकिस्तान अपने बॉर्डर पर ही घिरा हुआ है और इधर भारत है जो उनका चिर परिचित दुश्मन है। तो वो पाकिस्तान इस तरह से फंसा हुआ है। ऐसे में इजरायली ये स्टेटमेंट आना कि उनका दूसरा निशाना ईरान के बाद सऊदी अरबिया या यूनाइटेड अरब अमीरात या टर्की ये नहीं है। लेबनान और सीरिया पर तो बम्बार्डिंग कर ही रहे हैं, जॉर्डन पर, लेबनान पर, सीरिया पर बम्बार्डिंग कर ही रहे हैं इजरायली। लेकिन उनका जो निशाना है, वो निशाना पाकिस्तान है, ना कि सऊदी अरबिया है, ना कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, ना ही टर्की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, टर्की ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। अभी टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान एक कंसेंसस बना रहे थे कि हम मुस्लिम उम्मा बन जाएंगे, हम मुस्लिम देशों के सबसे बड़े चौधरी हम बन जाएंगे। टर्की ने कहा साहब कि मेरा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस युद्ध में नहीं पड़ूंगा। अब टर्की क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि टर्की के एर्दगन इंग्लैंड के MI6 के कब्जे में है मित्रों। पूरा इंग्लैंड जैसा चाहता है वैसा टर्की को नचाता है। और MI6 का जो पूरा जो जो अभी कुछ दिन पहले MI6 के मुखिया थे जो रिटायर हुए हैं, वो MI6 के जो प्रमुख थे, वो ईरान में ब्रिटेन के एम्बेसडर थे और 4 साल 5 साल रहे। उन्होंने पूरे ईरान में अपनी पूरी गोटी फिट कर दी ही थी और एर्दगन को कहा कि तुमको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुमको जो हम कहेंगे वो मानते रहना। और MI6, मोसाद और CIA सब मिलकर के एक साथ अभी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है ईरान के खिलाफ में। तो ऐसी परिस्थिति में जहां टर्की खुद छिटक गया, सऊदी अरब खुद फंसा हुआ है। सऊदी अरब को लिंडसे ग्राहम कह रहा है कि हमारे साथ आते हो या तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करें। पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल कह रहा है कि हम अगला निशाना पाकिस्तान है। अब ऐसी परिस्थिति में टर्की, सऊदी और पाकिस्तान का जो अलायंस हो रहा था वो बिखर गया, वो बिखर गया। खमेनेई के पुत्र ने और खमेनेई ने कहा कि अमेरिका ने मुस्लिम देशों को बांट दिया है पूरी तरह से। शिया और सुन्नी में पूरा मुस्लिम राष्ट्र बट चुका है और जो सुन्नी स्टेट है प्रोमिनेंट, उसमें जो राजशाही है, उनको लग रहा है कि साहब ये हम अगर अपनी जनता के साथ नहीं रहे, जनता कह रही है कि ईरान के साथ खड़े रहो, और उधर राजशाही को बचाने के लिए हमको तो साथ में रहना पड़ेगा अमेरिका के, नहीं तो अमेरिका हमारे ऊपर भी हमला करेगा, तो हम कहां जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में सऊदी को, यूनाइटेड अरब अमीरात को, टर्की को, इन सबको मजबूर किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ आ जाओ। अब अमेरिका का अगला निशाना क्या होगा? अगर सऊदी ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? ये बहाना बनेगा अमेरिका के लिए कि सऊदी भी वही है जो ईरान है, और अंततः इन्होंने ईरान का साथ दिया। हमारे साथ खड़े नहीं हुए, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने ईरान का साथ दिया। एर्दगन की तरह अपने पोजीशन ठीक नहीं कर रहा है। एर्दगन टर्की में कह रहा है कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ना हम इधर हैं ना उधर हैं,
हमको युद्ध में मत फंसाइए। हम अपना सीधा-सीधा अपना एक मॉडर्न, भले ही इस्लामिक स्टेट है, लेकिन हम उसको मॉडर्निटी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अब ये कह कर के एर्दोगन खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया कैसे बचाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात कैसे बचाएगा? उनको तो बोलना पड़ेगा साहब। और सऊदी और यूएई के बीच में अलग तकरार बना हुआ है। ये अलग पोजीशन खराब है। सऊदी एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्टेट है, यूनाइटेड अमीरात थोड़ा-सा लिबरल है। यूएई में ही आप देखे होंगे कि भारत का एक राम मंदिर भी बना, विष्णु मंदिर बना, शिव मंदिर बना, एक मंदिर का निर्माण हुआ, मोदी जी गए उसका वहाँ उद्घाटन करने के लिए। ये सऊदी अरब में नहीं गए, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में गए उद्घाटन करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुस्लिम उम्मा अब नहीं हो पा रहा है, अब एकता नहीं हो पा रही है, इस्लामिक एकता खत्म हो गई है। और मैं समझता हूं कि इस्लाम इस एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां खुद के ही बीच में उनकी लड़ाई और बढ़ती जा रही है, उनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है, सिया और सुन्नी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, और ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मित्रों ये है कि हाल में एक रिपोर्ट आई है, पीयू रिपोर्ट आई है। पीयू रिपोर्ट कह रही है कि जितने इस्लामिक देश हैं, उसमें बड़ी तेजी से लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। छोड़ने से तात्पर्य यह है कि मॉडर्न हो रहे हैं। वो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की जो कुरीतियां हैं, उससे बाहर कर रहे हैं अपने आप को। खुद ईरान में, खुद सऊदी अरबिया में, पाकिस्तान में 23% हो चुका है। पाकिस्तान के लगभग 23% मुसलमान हैं जो ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लाम को त्याग चुके हैं। भारत में कहा जा रहा है कि लगभग 1.25 करोड़ ऐसे मुस्लिम है जो एक्स मुस्लिम के तर्ज पर बढ़ चले हैं और कट्टर इस्लाम से तौबा कर लिया है। तो ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेट जो है, ये सबसे कारगर हो रहा है। क्यों साहब? क्योंकि इंटरनेट पे सूचनाएं जा रही हैं, और मदरसे में जो आप पढ़ाते थे, ट्रेनिंग देते थे, मदरसे के बियॉन्ड लोगों को सूचना मिल रही है। और फिर इस्लाम की जो गड़बड़ियां हैं, इस्लाम की जो कमजोरी है, इस्लाम की जो खामियां हैं, ये लोगों के जहन में आ रही है। तो आप कब तक उसको बताएंगे? इसलिए इस्लाम को, हर धर्म को समय के साथ खुद को परिवर्तन करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस्लाम भी अपने आप को चेंज करेगा, मॉडर्नाइज करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लकीर के फकीर बने रहे, तो ये स्थिति होगी और टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। आप ऑर्थोडॉक्स लेकर के बैठे रहेंगे, तो लोग आपके ऊपर हमला करेंगे, आप लोगों पर हमला करेंगे, और इस तरह से मारकाट और बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। तो ये जो ईरान की लड़ाई है मित्रों, और विद्रूप होते जा रही है। ऐसी परिस्थिति में इस्लाम के लिए एक मौका तो है खुद को मॉडर्न करने की, लेकिन वहां व्यवस्था मूलक समस्या ये हो गई है कि ईरान में, सऊदी अरबिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात में पानी महंगा हो गया है तेल से ज्यादा। क्यों साहब? क्योंकि वहां पानी कोई नदी नहीं है जहां से पानी मिल रहा है। वहां समुद्री पानी पानी को डी उसको उसको आप वाष्पीकरण उसका करते हैं, डिस्टिलाइजेशन करते हैं उसका, और पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, वो भाप बनता है, और उस भाप को फिर ठंडा करके पानी में बदला जाता है। फिर वो पानी पीने लायक होता है। ये काम होता है, और इसलिए जैसे तेल निकालने में पैसा खर्च होता है, ठीक उसी प्रकार से इस पानी को पीने लायक बनाने में पैसा खर्च होता है। बराबर कॉस्ट है। इसलिए अब तेल से महंगा सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में पानी हो गया है। आप हैरान होंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 साल पहले, जब हमास ने अटैक नहीं किया था, बड़ी अच्छी स्थिति हो गई थी। फलस्तीन और इजराइल के बीच में रिश्ते हो रहे थे। गाजा से लोग जा रहे थे इजराइल काम करने के लिए, लौट रहे थे। मामला बिल्कुल सामान्य था। लेकिन इन ऑर्थोडॉक्स कठमुल्लों को ये पसंद नहीं है। कठमुल्ला को शांति पसंद नहीं है, और इसके लिए वो लंबी लंबी तर्क देते रहेंगे, लंबी लंबी तर्क छोड़ेंगे। जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, उसके पहले इजराइल और फलस्तीन के बीच रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो गए थे, हो रहे थे, सब कुछ सामान्य हो रहा था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त ईरान को भी ऑफर दिया था, और फलस्तीन को भी दिया था, सऊदी अरब को भी दिया था कि हम आपके यहाँ डिस्टिलाइजेशन का जो प्लांट है वो लगा सकते हैं, हम पीने का पानी सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इन लोगों के भी पास है, सऊदी अरब में भी प्लांट है, ईरान में भी प्लांट है,
और यूएई में भी प्लांट है। लेकिन इज़राइल ने कहा कि हमारे पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे हम आपकी जलापूर्ति कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। ये ऑफर दिया था, मना कर दिया। कठमुल्ला अगर स्वयं ही खुद ही तबाही के रास्ते को चुनता है, तो फिर क्या हो सकता है? अब इज़राइल दोस्ती काटना चाहता है। इज़राइल 90 लाख आबादी है साहब, वो आपसे क्यों लड़ेगा? 9 करोड़ लोगों से क्यों लड़ेगा? वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन आप उसे खत्म कर देना चाहते हैं। आप उसे तबाह कर देना चाहते हैं। तो फिर जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, फिर वो आपको नहीं रोक बख्शेगा। वो भी चाहेगा कि इसके पहले कि हम तबाह हों, हम तुम्हें तबाह करके जाएँगे। ये तबाही का ये आलम आपने शुरू किया है। ये ईरान को सोचना चाहिए कि शुरुआत आपने की है। हाँ, अमेरिका की भूमिका निश्चित रूप से गलत है। आलोचना के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और अमेरिका में भी ये जो लिंडसे ग्राहम जैसे व्यक्ति हैं, साइकोपैंट जैसे लोग जो कंप्लीटली इनह्यूमन हैं, 500% बोला भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगा दीजिए। कोई लॉजिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने टेक डाउन कर दिया। स्टक डाउन जिसको कहते हैं, स्टक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अब रोको, बदमाशी बंद करो।" इस तरह का पागलपन माना, तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है। रुक गया टैरिफ। अब आ गए घुटने पर साहब। उनको लगने लगा कि भारत के खिलाफ ये सब धंधा नहीं चलेगा। भारत दूसरा चीज है, वो चुप रहता है। तुम जो बोलते जा रहे हो वो करता जा रहा है, चुप रहेगा, लेकिन खेल कर देगा। खेल हो गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब ये तुमको तो ये अधिकार ही नहीं है, तुमको तो कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, सेनेट से पूछना पड़ेगा। फिर आप अनइक्विवोकली आप कुछ से कुछ लगाते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सेल्फ पूरी तरह से पोजीशन नहीं है कोई फैसला लेने के लिए। आपको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। तो लिंडसे ग्राहम जैसे व्यक्ति ने ये युद्ध शुरू करवाया है मित्र। सच्चाई ये है। और यही लिंडसे ग्राहम अभी सऊदी अरब को धमकी दे रहा है। यही लिंडसे ग्राहम अब ईरान को कह रहा है कि तुम्हारी तबाही तक हम युद्ध लड़ेंगे। हालांकि अभी जब ऑयल क्रैशेस शुरू हुआ है और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, वहां जो डिसरप्शन है, उससे मिडिल ईस्ट में ही के आसपास के सभी देशों में, भारत ने भी कल कहा है कि हमारे पास 30 दिन का ईंधन का स्टॉक है। पाकिस्तान में 7 दिन का बचा हुआ कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। भारत ने लेकिन कल ही श्रीमान हरदीप जी पुरी कह रहे थे कि हमारे यहाँ 30 दिन का स्टॉक है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये एस्केलेट नहीं करेगा। ईरान के साथ हमारा वॉर जो है कंक्लूसिव एंड की तरफ जा रहा है और हम जल्दी ही इसको खत्म कर देंगे। जल्दी खत्म ये करेंगे कि साहब वो ऑल राउंड वॉर करेंगे और ईरान को ध्वस्त करने के लिए वो मन बना रहे हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन किसी व्यक्ति के सनक, एक व्यक्ति के पागलपन, एक व्यक्ति के खुराफात की वजह से दुनिया कैसे तबाह हो सकती है, ये ईरान, अमेरिका और इज़राइल युद्ध इसी का परिचायक है। और उसका जो मास्टरमाइंड है, वो एक घटिया, निकृष्ट, जितनी आलोचना की जाए उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति है लिंडसे ग्राहम। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।